नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 49। ये आपकी 22 ऑफ दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इंपॉर्टेंट वर्कशीट में हम हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट रहेगा। इससे पहले जो 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे रशिया और यूरोप की जो सोसाइटी थी वो अलग अलग जो आइडियोलॉजीज थी उसमें क्लासिफाइड थी, उसमें डिवाइडेड थी, यानी अलग अलग विचारधाराओं को लोग मानते थे। सबसे पहले थे कंजर्वेटिव्स। काफ़ी सारे लोग थे वो कंजर्वेटिव्स थे। कंजर्वेटिव्स कौन से होते हैं? जो लकीर के फ़कीर होते हैं। दोज पीपल हु डिडंट वांट टू चेंज, जो बदलना नहीं चाहते थे। वो किस में बिलीव करते थे? मोनार्की में। वो बिलीव करते थे चर्च में, यानी उन्हीं चीज़ों के साथ वो आगे बढ़ना चाहते थे। ओके। दूसरी जो आइडियोलॉजी थी वो थे रेडिकल्स। रेडिकल्स दे वांटेड चेंज एंड दे वांटेड रैपिड चेंज। तेजी से चेंज चाहते थे और उसके लिए वो चाहते थे कि अगर रेवोल्यूशन करनी हो तो हम करेंगे। वो डेमोक्रेट्स थे और वो बिलीव करते थे कि सब लोगों को इक्वल राइट टू वोट मिलना चाहिए। उसके बाद थर्ड टाइप की जो कैटेगरी थी, थर्ड टाइप के लोग थे वो थे लिबरल्स। लिबरल्स कौन से थे? हु ऑल्सो वॉन्टेड टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी एंड दे वर ऑल्सो इन द फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी के फेवर में थे। हालांकि वो जो लोग थे वो इक्वल राइट टू वोट के फेवर में नहीं थे। दे डिडंट वांट टू गिव द राइट टू वोट टू फीमेल्स। वो नहीं चाहते थे कि फीमेल्स को, वीमेन को राइट टू वोट मिले। ओके। तो ये यहाँ पर 3 टाइप की आइडियोलॉजीज की बात की। उसके बाद एक नया कंसेप्ट आता है, वो भी रशिया में, यूरोप में काफ़ी पॉपुलर होता है। वो था सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या था ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सोशलिज्म वो जो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक थ्योरी थी एंड अकॉर्डिंग टू द सोशलिज्म दैट द मेन कोज ऑफ द पोवर्टी और मेन कोज ऑफ द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल इज द कैपिटलिस्ट। कि उनको ये लगता था कि जो कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी जो हमारी इकोनॉमी है, वो सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण गरीब लोग हैं वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। उसका सॉल्यूशन सोशलिज्म ने क्या दिया कि देयर मस्ट बी द गवर्नमेंट कंट्रोल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू दम। कि जितने भी उत्पादन के कारक है, जैसे खेती हो गए, कृषि हो गया, कारखाने हो गए, कुछ भी है, वो सारे गवर्नमेंट के अंडर में आने चाहिए। गवर्नमेंट है वो लोगों को काम देगी और उनको सैलरी देगी, लोगों के पास नहीं होना चाहिए। और सोशलिज्म है वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के भी अगेंस्ट है कि लोगों के पास रहने के लिए जगह वो गवर्नमेंट दे, बाकी उनके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक। अब हम थर्ड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रशियन रेवोल्यूशन से पहले रशिया में क्या था। ओके। किस टाइप की सोसाइटी थी, किस टाइप की इकोनॉमी थी और क्या क्या ऐसा हो रहा था जिसके कारण बाद में रशियन रेवोल्यूशन होती है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे ये रशियन रेवोल्यूशन क्या है। फर्स्ट चैप्टर में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से इतनी इंपॉर्टेंट रशियन रेवोल्यूशन है, सिर्फ रशिया के नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए। इन द अर्ली 20th सेंचुरी रशिया वॉज वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स ऑफ द यूरोप। अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें तो रशिया यूरोप का सबसे पिछड़ा हुआ कंट्री था। किसमें? इंडस्ट्रियलाइजेशन में। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत बाकी कंट्रीज में, यूरोप में बहुत पहले हो गई थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बाद में हुई थी और बाद में होने के बाद भी अभी तक ये स्पीड नहीं पकड़ी थी। द कंडीशन पेव्ड वे फॉर द सोशलिस्ट टू ओवरथ्रो द डायनेस्टिक रूल्स इन रशिया इन 1917। और उसके कारण वहाँ पर इकोनॉमिक वे से रशिया बाकी कंट्रीज के कंपेरिजन में पीछे रह जाता। इससे जो सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट मीन्स दोज हु वांटेड टू ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी, दे वांटेड टू सेट द सोशलिस्ट गवर्नमेंट को सेटअप करना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था इससे सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। उनको मौका मिल जाता है। क्यों मिल गया? क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन जो रशिया की खराब थी उससे कई सारी और आउटकम्स आते हैं। जैसे देयर वाज पॉवर्टी वहाँ पर थी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत थी वहाँ पर, इसके साथ साथ इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत थी वहाँ पर। ओके। और उसी टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया हैड टू फेस द डिफीट, हार का सामना करना पड़ा था उन्हें। तो इन सब सिचुएशन का फायदा उठाते हैं, मौके पे चौका लगाते हैं सोशलिस्ट और वहाँ के डायनेस्टिक जो रूल्स था, मोनार्की जो सिस्टम था, उसको उखाड़ फेरते हैं। वो जो किंग थे जार निकोलस सेकेंड, उनको गद्दी छोड़नी पड़ती है। द फॉल ऑफ द मोनार्की इन Feb 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। यानी कि इन्हीं को ही हम रशियन रेवोल्यूशन का नाम देते हैं कि द फॉल ऑफ द मोनार्की इन फैब में मोनार्की है, उनका फॉल यानी कि पतन हो जाता है, उनको गद्दी छोड़नी होती है। और उसके बाद अक्टूबर में भी काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। इन सब को हम बोलते हैं रशियन रेवोल्यूशन। वैसे हम जनरली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फैब रेवोल्यूशन एंड द अक्टूबर रेवोल्यूशन।
चलिए अब देखते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन से पहले वहाँ की सोसाइटी में ऐसा क्या हो रहा था, कैसा था रशिया बिफोर रशियन रेवोल्यूशन। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड द मॉस्को, सबसे पहले बात करेंगे कि रशिया में उस वक्त क्या क्या आता था, कौन सा इलाका आता था। बिसाइड द टेरिटरी ऑफ द मॉस्को, मॉस्को क्या है, कैपिटल थी और कैपिटल है अब रशिया के, ठीक। बिसाइड द टेरिटरी ऑफ द मॉस्को द रशियन एम्पायर इंक्लूड्स द करंट डे फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। यानी कि अभी की जो मॉडर्न डे की जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है ये भी रशियन एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे। कौन से, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड जो जर्मनी के बिल्कुल साथ लगता है, यूक्रेन, बेलारूस, ये रशियन जो एम्पायर था उसमें आते थे। इसके साथ साथ अगर हम एशियन साइड की बात करें, इट्स ट्रेस टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टूडे सेंट्रल एशियन नेशंस सच एज द जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ये जो एशियन नेशन है ये भी रशियन एम्पायर का ही पार्ट हुआ करते थे। यानी रशियन जो एम्पायर था वो पैसिफिक ओशन इस साइड से, पैसिफिक से लेकर के अटलांटिक ओशन तक फैला हुआ था। अब भी देखें तो रशिया है वो इंडिया से नियर अबाउट 5.5 टाइम्स लार्जर है, ओके, 5.5 टाइम्स बिगर है इंडिया से साइज में। और सोचिए कि उस वक्त कितना बड़ा रहा होगा। तो ये सारा किस में आता था, रशियन एम्पायर में आता था। द मेजोरिटी रिलीजन, अगर वहाँ के रिलीजन की बात करें तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वहाँ का मेजोरिटी रिलीजन था, जो कि क्रिश्चियनिटी की ही एक ब्रांच है। विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, उसी का एक पार्ट था, उसी से निकला हुआ था। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूड्स, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियंस ही थे, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ही थे, बल्कि वहाँ पर कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, वहाँ पे मुस्लिम्स भी थे और वहाँ पर बुद्धिस्ट लोग भी आते थे इस पूरे के पूरे एम्पायर में। यानी कि वहाँ पर रिलीजन के बेस पर अलग अलग ग्रुप थे, अलग अलग कम्युनिटीज़ थी। रशियन एम्परर, रशियन रेवोल्यूशन के टाइम में जो रशियन एम्परर थे जार निकोलस सेकंड थे, वो जन ऑटोक्रेटिक रूलर। ऑटोक्रेटिक क्या होता है, हिंदी बोलते हैं निरंकुश, निरंकुश मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो। ऑटोक्रेटिक था भाई, मन में आता वो करता था, क्योंकि ना कोई पार्लियामेंट थी, ना कोई रोकने वाला था, ना कोई टोकने वाला था, ओके। और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि जब रोकने टोकने वाला नहीं था तो जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा था तो उसको लोग कहाँ पर जाकर के अपनी सुनवाई करवा सकते थे, उसका कोई ऑप्शन नहीं था। मिडिल क्लास लिबरल्स लैक्ड पॉलिटिकल राइट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया। जो मिडिल क्लास थे, लिबरल्स थे, उनके पास किसी टाइप के पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। केवल अपर क्लास की अगर बात छोड़ दी जाए, उसके अलावा किसी के पास भी किसी भी टाइप के राइट्स नहीं थे। पॉलिटिकल जो पार्टीज थी वो इलीगल थी रशिया में उस टाइम तक भी। यानी कि एक तरीके से कंप्लीट वहाँ पर ऑटोक्रेटिक जो रूल था वो चल रहा था। और जो कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। पॉवर्टी बहुत थी, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा था, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, ओके। तो इसके कारण एक सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि नहीं अब तो बहुत हो गया, अब तो हमें चेंज चाहिए। अब वो चेंज आने का सिर्फ इतना ही कारण नहीं था। अब वहाँ के सोसाइटी की अगर बात की जाए तो वहाँ की सोसाइटी के जो मेन पार्ट्स थे वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट थे। कौन से थे, तो चलिए देखते हैं सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को। तो रशिया की अगर सोशल कंडीशन की बात करें या सोशल अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल थे वो फार्मर थे 85%, और नियर अबाउट 7 to 10% के आसपास वहाँ पर लेबरर थे, वर्कर थे, इंडस्ट्रियल वर्कर थे, ओके। अब देखते हैं इनकी कंडीशन क्या थी। अबाउट 85% ऑफ पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर, यानी कि 85% क्या थे, फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, ओके। ओनली रिच फार्मर्स हैड देयर ओन लैंड, केवल जो रिच फार्मर्स थे 5% के आसपास उनके पास अपनी खुद की जमीन थी। बाकी क्या थे, शेयर क्रॉपर्स थे, बंटाईदार थे, पीजेंट्स थे जो दूसरे की जमीन के ऊपर खेती करते थे। नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टी, ज़्यादातर जो लैंड थी वो नोबिलिटी, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसके अंडर में आती थी। यानी इनके पास ज़मीनें नहीं थी बल्कि हिस्से के ऊपर ये खेती करते थे। जनरली द रिलेशन बिटवीन द पीजेंट्स एंड द लैंडलॉर्ड्स वर नॉट गुड। मेनी अ टाइम द पीजेंट्स यूज टू रेबल फॉर नॉट पेइंग रेंट और ऑनिंग लैंड, कि जनरली जो रिलेशन था लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स के बीच में ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि पीजेंट्स की कंडीशन काफ़ी पैथेटिक थी और इसलिए उन्हें लगता था कि दे ओनली द लैंडलॉर्ड्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पैथेटिक कंडीशन। और था भी ऐसा ही कुछ, क्योंकि उनको रेवेन्यू थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे। और इसी बेस पर कई बार रिवोल्ट या फिर तू मैं हाथापाई भी हो चुकी थी, क्योंकि होना ही था ये, ओके। इट मीन्स दैट
जो 85% पीपल थे उनमें से मोस्टली जो थे वो उनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो शेयर क्रॉपर्स थे, हिस्से पे खेती करते थे एंड स्टिल उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। ड्यू टू द टफ जियोग्राफिकल कंडीशन जनरली ओनली वन क्रॉप वॉज कल्टिवेटेड इन ए ईयर। जो रशिया का क्लाइमेट है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ पर, जो विंटर की अगर बात करें तो टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला जाता है, तो इसी के कारण वहाँ पर सिर्फ एक क्रॉप ही ली जाती है। ओके, तो जनरली वहाँ पर ज़्यादातर जो पार्ट है वहाँ पर सिंगल क्रॉप ही ली जाती है, ग्रो की जाती है। तो इससे भी जो कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन थी, उसके इम्प्रूव होने के चांसेस और कम थे। किसके? फार्मर्स के। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज, यानी कि ये तो बात होगी वहाँ के फार्मर्स की, और उनकी कंडीशन कैसी थी? काफ़ी पैथेटिक थी। ओके, और इसका मेन रीज़न क्या था कि दे डिडंट ओन लैंड्स, उनके पास खुद की ज़मीनें नहीं थी, एंड दे हैड टू पे द हाई रेवेन्यूज़, उनको हाई रेवेन्यूज़ देने होते थे। अब दूसरा जो ग्रुप था रशिया में, दैट वाज द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ओके, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। जो इस वाला पार्ट है, इस साइड में जो यूरोप के साइड वाला पार्ट है, तो यहीं पे आ जाता है मॉस्को, यहीं पे आ जाता है आपका सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक, तो जो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को थे वो उस वक्त के इम्पोर्टेंट रशिया के इंडस्ट्रियल टाउन्स थे, इंडस्ट्रियल सिटीज़ थे। हियर आयरन एंड स्टील एंड कोल प्रोडक्शन इंक्रीज रैपिडली। और यहाँ पर इन एरिया में ये इंडस्ट्रीज डेवलप होने का एक मेन मेजर जो रीजन था कि यहाँ पे आयरन स्टील और जो कोल था उसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा था। यानी आयरन स्टील है उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा था, कोल है वो भी इजीली यहाँ पर अवेलेबल था। तो इसके कारण ये इंडस्ट्रीज इसी एरिया में सेटअप होती है। अब जब ये इंडस्ट्री सेटअप हुई तो वहाँ पे कुछ और चेंजेज आए। और चेंजेस क्या आए? उसमें से एक मेन चेंज ये आया कि वहाँ पर एक नई वर्किंग क्लास है वो आती है। नई वर्किंग क्लास कौन सी थी? इंडस्ट्रियल क्लास थी। ओके, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। द कंडीशन ऑफ द लेबर वॉज वेरी पुअर। जो वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज में वर्क करते थे उनकी कंडीशन बड़ी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बिकॉज दे हैड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, ज़्यादा घंटे काम करना होता था, 13, 14, 15, एंड देयर वेजेस वर टू लो। उनकी वेजेस काफ़ी ज़्यादा कम थी। ओके, एंड दे डिडंट हैव एनी टाइप ऑफ द फैसिलिटीज़, चाहे वो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, तो इस टाइप की कोई फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी। दे हैड टू वर्क फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस, उनको लंबे टाइम के लिए काम करना होता था। मेजोरिटी ऑफ द लेबर्स वर कनेक्टेड टू देयर विलेज एंड ऑफन यूज टू गो बैक होम ड्यूरिंग द कल्टिवेशन पीरियड। ज़्यादातर अपने गाँव से जुड़े हुए थे और जब फसलों का काम धंधा होता खेतों में तो वो वापस लौट जाते थे। ओके, यानी कि सेकेंड जो क्लास थी दैट वाज द वर्कर्स, और उनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। ठीक, यानी कि सोशल कंडीशन या इकोनॉमिक कंडीशन दोनों ही वे से देखें तो मेजोरिटी जो थी वो फार्मर्स और वर्कर्स की थी, और इकोनॉमिक कंडीशन इन्हीं क्लास की सबसे खराब थी। यहाँ पे कन्वेंशनली जो रशियन पीजेंट्स थे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली टू देयर कम्यून एंड यूज टू डू द फार्मिंग टुगेदर। यहाँ पे एक अलग से क्वेश्चन आपका बनेगा कि वहाँ के फार्मर एक अलग पैटर्न से एग्रीकल्चर फार्मिंग किया करते थे। कैसे किया करते थे कि वहाँ की जो लैंड थी उसको वो कम्यून या फिर मीर जिसको कह सकते हैं उसमें वो इकट्ठी करते थे। जैसे इसका किसान का खेत है, इसका खेत है, इसका खेत है, ओके, इकट्ठा कर लिया, मिल करके एग्रीकल्चर करेंगे। जिसकी जितनी ज़मीन है या जो जितनी मेहनत करेगा उसी के अकॉर्डिंग बाद में उसको शेयर दे दिया जाएगा। ओके, इस तरीके से वहाँ पर फार्मिंग की जाती थी, कलेक्टिव फार्मिंग जिसको हम बोलेंगे। दिस फीलिंग ऑफ द कलेक्टिविज्म बिकेम द मोटिवेशनल बेस फॉर द सोशल रेवोल्यूशन। आगे चल के ये जो फीलिंग थी कलेक्टिवाइजेशन, जो कलेक्टिविज्म की, इसी फीलिंग ने सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशन होती है 1917 में उसका बेस तैयार किया था, क्योंकि लोग ऑलरेडी यूनाइटेड थे, यूनिटी थी उनमें, और उसी के साथ आगे बढ़ना उनके लिए ईजी था। ओके, इसके साथ साथ जो लिबरल सोशल डेमोक्रेट्स, सोशल रेवोल्यूशनरी वांटेड टू अबॉलिश द ऑटोक्रेसी ड्यू टू द पुअर इकोनॉमिक कंडीशन एंड दे वांटेड ए सोशलिस्ट एंड द पार्लियामेंट्री रूल। अब क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी तो इसी के कारण सभी ग्रुप्स जो थे, चाहे वो लिबरल्स थे, चाहे वो सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स थे, या वो सोशल रेवोल्यूशनरी यानी कि रेडिकल्स थे, दे वांटेड टू अबॉलिश द ऑटोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते थे, एंड दे वांटेड टू सेटअप सोशलिस्ट एंड पार्लियामेंट्री रूल है उसको सेटअप करना चाहते थे। सोशलिस्ट मतलब कि उसमें सोशलिस्ट गवर्नमेंट हो एंड ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए। ओके, और पार्लियामेंट्री रूल होना चाहिए, यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ये सब कुछ हो रहा था रशिया में रशियन रेवोल्यूशन से पहले।
अब यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है कि सोशलिज्म की रशिया में शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि हमने यूरोप के बारे में तो लास्ट वर्कशीट में किया था। सोशलिज्म की जो शुरुआत होती है वो लगभग यूरोप के साथ ही होती है। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1898। 1898 में यहाँ पे पहली पॉलिटिकल पार्टी बनती है। ऑफिशियली तौर पर हम कह सकते हैं कि सोशलिज्म की एंट्री होती है। तो यहाँ पर 1898 में वर्कर्स है वो अपनी एक पार्टी बनाते हैं, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ओके, यही पार्टी आगे चल के रशियन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण बनती है। उसके बाद पीजेंट्स ऑल्सो फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में। जो फार्मर्स है, पीजेंट्स है, वो भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। ओके, यानी कि दो पॉलिटिकल पार्टी सेटअप हो जाती है बाय 1900। इन द ईयर 1903 रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी, यही जो वर्कर्स पार्टी है, स्प्लिट्स इनटू मेनशेविक्स जो माइनॉरिटी में थे, बोल्शेविक जो मेजोरिटी में थे। बोल्शेविक और मेनशेविक जो उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। बोल्शेविक है लेड बाय द लेनिन, उसके लीडर होते हैं, और यही जो बोल्शेविक है ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्हीं का रोल होता है रशियन रेवोल्यूशन में। हु फेल्ट दैट पीजेंट्स कुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट। जो बोल्शेविक थे वो ये बिलीव करते थे कि पीजेंट्स कभी भी रेवोल्यूशन नहीं करेंगे, रेवोल्यूशन कौन करेगा, वर्कर्स करेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है, इनमें ये स्प्लिट क्यों हुआ, तो इनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस था। जो मेनशेविक थे दे वांटेड दैट, वो चाहते थे कि कैपिटलिस्ट के साथ हमें कोऑपरेशन करना चाहिए और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। जबकि जो बोल्शेविक थे दे वांटेड रेवोल्यूशन, वो चाहते थे कि रेवोल्यूशन जरूरी होगी और कैपिटलिस्ट जब तक रहेंगे तब तक हमारी कंडीशन, वर्कर की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो सकती। इसी आइडियोलॉजी में डिफरेंस के कारण ये स्प्लिट हो जाता है, विभाजन हो जाता है, दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं और डिस्कस करेंगे इसी वर्कशीट पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस को। यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन से आपका क्या मतलब है। द फॉल ऑफ द मोनार्की इन फेब 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर इन रशिया और कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। यानी रशियन रेवोल्यूशन क्या है कि जो मोनार्की है उसका फॉल हो जाता है, कब होता है, फेब 1917 में होता है, और उसके साथ साथ 1917 में अक्टूबर में भी काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, उसको हम रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। क्लियर, इसके बारे में डिटेल में हम अगली वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड हमारा क्वेश्चन दिया गया, डिस्क्राइब द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रशिया बिफोर द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन से पहले रशिया की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन हमें बतानी है। द सोशल एंड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ रशिया वर वेरी बैड फॉर द कॉमन पीपल बिफोर द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से पहले कॉमन जो पीपल थे उनके लिए इकोनॉमिक थी, सोशल थी, पॉलिटिकल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। दे डिडंट हैव एनी राइट्स एंड देयर इकोनॉमिक कंडीशन वाज क्वाइट पैथेटिक। ओके, at the beginning of the 20th century 85% of Russians were the farmers and their income was very low due to the high taxes। जो 85% वहाँ पे फार्मर्स थे उनकी इनकम बहुत कम थी ड्यू टू द हाई रेवेन्यूज़, जो टैक्स रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा पे करने होते थे उन्हें। द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स इन रशिया वॉज ऑल्सो वेरी पैथेटिक। जो कंडीशन थी वर्कर्स की वो भी काफ़ी पैथेटिक थी। दे हैड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, कई घंटे काम करना होता था, बट उनकी जो वेजेस थी, सैलरी थी, वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, और किसी भी टाइप की हाउसिंग एट्सेट्रा कोई फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड सोशलिस्ट आइडियाज़ वर बिकमिंग पॉपुलर अमंग द पीजेंट्स एंड द वर्कर्स। और इसी के कारण जो सोशलिस्ट आइडियाज़ थे वो इन लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे, यानी कि यहाँ पर रशियन रेवोल्यूशन है उसकी नींव तैयार हो रही थी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाई डिड द रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी स्प्लिट। रशियन जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है उसमें विभाजन हो जाता है, फूट पड़ जाती है, क्यों। तो ये रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, मेनशेविक एंड द बोल्शेविक। द बोल्शेविक बिलीव्ड ओनली इन द नीड फॉर अ वर्किंग क्लास लेड एंड कंट्रोल रेवोल्यूशन। जो बोल्शेविक थे वो ये मानते थे कि वर्किंग क्लास है वही रेवोल्यूशन करेगी और वो एक कंट्रोल्ड रेवोल्यूशन चाहते थे। वाइल द मेनशेविक बिलीव्ड दैट द कोऑपरेशन विद द कैपिटलिस्ट वॉज नेसेसरी। जबकि मेनशेविक ये कहते थे कि हमें कैपिटलिस्ट है उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए और वही हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। दिस क्लेश ऑफ आइडियोलॉजीज लेड टू द स्प्लिट ऑफ द पार्टी। यही जो क्लेश था उनके आइडियोलॉजीज में, इसी के कारण पार्टी में फूट पड़ जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया गया जो कि इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा।
द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म वर डीप रूटेड इन रशियन सोसाइटी वेल बिफोर द रशियन रेवोल्यूशन। एलोबरेट, हमें एलोबरेट करना है कि जो सोशलिज्म के आइडियाज़ थे वो रशियन रेवोल्यूशन से पहले भी वहाँ पर सोसाइटी में पांव जमा चुके थे। कैसे? सोशलिस्ट आइडियाज़ हैड स्प्रेड इन रशिया बाय द 1870s तक वहाँ पर जो सोशलिस्ट आइडियाज़ थे वो फैल चुके थे। इन 1898 द लेबर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन रशिया। लेबर पार्टी या वर्कर्स पार्टी कह लीजिए, वहाँ पर बनाई जाती है कब? 1898 में। इन 1900 द पीजेंट्स फॉर्म्ड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी। जो पीजेंट्स है वो भी अपनी एक सोशलिस्ट पार्टी बना लेते हैं। इट मीन्स दैट जो आइडियाज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे बाय 1900। ओके, दस वी कैन से दैट द रूट्स ऑफ सोशलिस्ट इन रशिया रशियन सोसाइटी वर वेरी डीप इवन बिफोर द रशियन रेवोल्यूशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो सोशलिस्ट के जो आइडियाज़ थे उसकी रूट्स काफ़ी ज़्यादा डीप थी और हर कोई उन आइडियाज़ से अट्रैक्टेड था, इम्प्रेस्ड था और उसी के अकॉर्डिंग आगे मूव करना चाहते थे। ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इजी थी, थोड़ी सी लेंथी थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस चैप्टर की ही नहीं बल्कि क्लास 9th सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में क्लास 9th सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर ये सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।